टू सब्जेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेक्टर्स है। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि लीनियर इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी कैसे फाइंड करते हैं। तो बेसिकली जो वेक्टर्स होते हैं, एनी ऑर्डर एन ट्यूपल ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड एन वेक्टर। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं x इक्वल टू x1 कामा x2 या x1 है कामा x3 डॉट 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 xn। तो इस तरह के वेक्टर को क्या बोलेंगे? एन वेक्टर बोलेंगे। आप इसे इस ब्रैकेट्स इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। एग्जांपल के थ्रू x1 हमारा कोई वेक्टर है 1 2 6 7, तो इसे क्या बोलेंगे? कॉल्ड फोर वेक्टर। इसे हम क्या बोलेंगे? फोर वेक्टर। अगर वही x2 कोई रहा था 1 2, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बेसिकली इसे बोलेंगे टू वेक्टर बोलेंगे। तो इस तरह से हम इसे नाम देते हैं टू वेक्टर, फोर वेक्टर, एन वेक्टर। बेसिकली हम जो वेक्टर्स होते हैं हम दो फॉर्म में लिखते हैं, रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर। रो वेक्टर क्या हो गया? यह जो वेक्टर्स देख रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हमने लिखा, जो जितने भी एलिमेंट है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा, तो इस तरह के वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? रो वेक्टर हम बोलेंगे। जब यही वेक्टर हम इस फॉर्म में लिखते, ये हमारा 3 4 5, तो इस तरह के वेक्टर को हम कॉलम वेक्टर बोलते हैं। इस तरह के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? कॉलम वेक्टर। तो यह हो गया हमारा दो। अब देखते हैं कि इक्वल वेक्टर क्या होते हैं और एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, और उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो हमारा क्या है? इक्वल वेक्टर क्या होता है यह देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई x कोई वेक्टर है, और यहाँ पे लिख लेते हैं a b c d। यह क्या है? फोर वेक्टर है। इसे क्या बोलेंगे हम? फोर वेक्टर। और y भी कोई वेक्टर है हमारा, एक अगला वेक्टर है e f g h, यह वेक्टर है। तो इक्वल वेक्टर क्या हो गया? x इक्वल टू वाई। दैट मीन्स जो इसके एलिमेंट्स रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अगर इक्वल वेक्टर है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। a इक्वल टू e हो जाएगा, b इक्वल टू f हो जाएगा, और c इक्वल टू g हो जाएगा, और d इक्वल टू h हो जाएगा। तो यह हमारा वेक्टर हो गया, इक्वल वेक्टर। उसके बाद हमारा आता है कि एडिशन हम कैसे करेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करेंगे? यही मान लेते हैं कि दो वेक्टर हैं, इन दोनों को ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? a प्लस e हो जाएगा हमारा। जो एलिमेंट्स रहेंगे, फर्स्ट एलिमेंट क्या है? a, या भी फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, या सेकेंड एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, तो b प्लस f, c प्लस g, d प्लस h, यह ऐड हो गए। तो इस तरह से हमारा एडिशन होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मान लेते हैं कि कोई वेक्टर कोई स्केलर वेक्टर है और हमें मल्टीप्लाई करना है इस वेक्टर में, तो क्या हो जाएगा? कौन सा फॉर्म हो जाए? तो हम लिखेंगे कि x इक्वल टू, यह जो स्केलर रहेगा वो सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा कि a प्लस सभी एलिमेंट्स में k का मल्टीप्लाई हो जाएगा, k b, k c, k d। यह इस तरह से हो गया हमारा, यह इस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हमारा जो है लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले यह समझते हैं कि लीनियर डिपेंडेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंस क्या होता है। तो मान लेते हैं कि कोई वेक्टर, मान लेते हैं x1 x2 x3 और x4 कोई सेट ऑफ फोर वेक्टर है। यह सेट ऑफ फोर वेक्टर है। इसे हम एक रिलेशन फॉर्म में हम लिखते हैं k1, k जो हमारा है कोई स्केलर है, k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 प्लस k4 x4 इक्वल टू 0। अगर हमारा यह k1 नॉट इक्वल टू 0 है, k2 नॉट इक्वल टू 0 है, k3 नॉट इक्वल टू 0 है, और k4
नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इस तरह के रिलेशन को जो बोलते हैं वो उसे बोलते हैं लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली या लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, डिपेंडेंट वेक्टर। तो जब हमारा जो k1 k2 k3 k4 नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो इस तरह के वेक्टर को जो रिलेशन रहता है, उस तरह के रिलेशन को हम बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। अगर यह जो k1 इक्वल टू जीरो हो जाए, k2 इक्वल टू जीरो हो जाए, k3 इक्वल टू जीरो हो जाए और k4 इक्वल टू जीरो हो जाए, तो इस तरह के रिलेशन जो इसका होगा, इस तरह के रिलेशन को इसे जो बोलेंगे उसे बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। जब हमारा k1 इक्वल टू जीरो, k2 इक्वल टू जीरो, k3 इक्वल टू जीरो, k4 इक्वल टू जीरो हो, तो इस तरह के रिलेशन को लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर बोलेंगे। हम कैसे बताएंगे कि यह जो सेट ऑफ वेक्टर है लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? तो उसे बताने के लिए एक प्रोसीजर है, रूल है, यहाँ पे देख सकते हैं। यह जो हमारा रूल है, प्रोसीजर टू टेस्ट लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप फर्स्ट क्या हमारा, कंस्ट्रक्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए विथ एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन वेक्टर्स एज ए कॉलम। जो भी हमारा जो मैट्रिक्स रहेगा उसे हम यहाँ पे वेक्टर्स एज ए कॉलम हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फाइंड द रैंक ऑफ ए, रैंक फाइंड करेंगे। रैंक किस मेथड से फाइंड करेंगे? इकोलन फॉर्म मेथड से हमें रैंक फाइंड करना होगा। इकोलन मेथड से हम रैंक फाइंड करेंगे। उसके बाद क्या है, थर्ड, if rank of A equal to number of vectors, then the given set of vectors is linearly independent vector। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल हो गया, सपोज करते हैं कि रैंक, मान लीजिए कोई वेक्टर है हमारा x1 हो गया, हमारा x2 हो गया, रैंक ऑफ ए क्या हो गया, हमारा 2 मिल गया और वेक्टर भी हमारे पास 2 है, तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। अगर rank of a less than number of vectors, then the given set of vectors is linearly independent। अगर हमारा रैंक ए मिल जा रहा है, रैंक 1 मिल जा रहा है और हमारे पास वेक्टर 2 है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 लेस देन 2, तो इस तरह के वेक्टर को क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर बोलेंगे। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो हमारा यह न्यूमेरिकल है, सो दैट द वेक्टर्स x1 x2 फॉर्म ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो सबसे पहले स्टेप क्या था, तो यह जो वेक्टर्स हैं उसे हमें एक मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, एज ए कॉलम हमें बनाना है। तो हमारा जो x1 है वह क्या है, हमारा 1 2 3 और x2 जो हमारा है, x2 2 -2 0, यह है हमारा। अब इसे हम स्टेप फर्स्ट कंस्ट्रक्ट ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स हम इसे बना रहे हैं। तो यह जो हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल में लिख लेंगे, ये इज अ कॉलम फॉर्म, जैसा फर्स्ट रूल कहा था, ये इस फॉर्म में हो गया। अब इस मैट्रिक्स का हम रैंक फाइंड करना है, तो रैंक फाइंड करेंगे किस मेथड के थ्रू, इकोलन फॉर्म मेथड। इकोलन फॉर्म मेथड में प्रीवियस वीडियो में टोटली अच्छे तरीके से बताया था, आपको नहीं पता है तो वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो फर्स्ट इकोलन फॉर्म मेथड में क्या आता है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वह क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इस एलिमेंट्स को हम 0 करना है और इस एलिमेंट्स को हमें 0 करना है, तो हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू हम फाइंड करेंगे। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 और R3 क्या हो जाएगा, 2R1 होगा ना, तभी नहीं ये कोफिशिएंट 0 होगा। R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R3 माइनस 3R1, यह हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, सेकंड में हो रहा है 2 माइनस 2R1, यह वैल्यू क्या हो जाएगा 0। R3 क्या हो जाएगा, और फिर अब यह एलिमेंट बचा -2 इंटू 2 -2 -4 क्या हो जाएगा -6, तो यह -6 हो गया। अब कौन सा बचा, अब यह एलिमेंट्स यहाँ पे 3 माइनस 3R1 की वैल्यू 1, तो यह ऑलरेडी 0, यह 0 है, 0 हो गया, -3 इंटू R1 क्या है 2, तो क्या हो गया -6 हो गया। तो यहाँ से देख रहे हैं कि अब कोई सा भी एलिमेंट और भी एलिमेंट, यह भी एलिमेंट हम 0 कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, R3 इक्वल टू R3 माइनस R2 कर देंगे। R3 माइनस R2 करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 1 2 0 -6 0, यह 0 हो जाएगा।
यह वैल्यू। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा रैंक है, रैंक ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इकोलन फॉर्म मेथड से क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, एक दो, दो हैं, या तो सभी एलिमेंट से जीरो है, तो रैंक क्या हो गया, दो। और हमारा जो यही था हमारा रूल, अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू द नंबर ऑफ वेक्टर्स देन इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर लेस देन है तो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे तो कितने वेक्टर्स हैं हमारे पास, x1 x2 दो वेक्टर हैं, तो यह बिल्कुल रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स। दैट मीन्स x1 x2 क्या कहलाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। x1 x2 क्या कहलाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं कि सेट बोल सकते हैं कि गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। That the vectors x1 equal to 1, 2, 3, x2 and x3 form a linearly dependent system. Also find the relation between them. अगर वेक्टर linearly dependent है, that means वह relation को exist कर रहा है। अगर linearly independent है तो there is no कोई relation फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो वेक्टर है हम लिख लेते हैं। x1 हमारा क्या है, 1, 2, 3। सबसे पहले चेक करेंगे लीनियरली डिपेंडेंसी है कि नहीं। और x3 क्या है हमारा, 1 - 6 - 5। तो स्टेप हमारा फर्स्ट क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ये हमारा कोई मैट्रिक्स हो गया। यह जो हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल कॉलम में लिख लेंगे 1, 2, 3। फर्स्ट स्टेप यही था, -2 1, और क्या हो गया 1 - 6 - 5, यह हो गया। अब इस मैट्रिक्स का हमें रैंक फाइंड करना है, तो डायगोनल के बिलो के एलिमेंट को क्या करेंगे, हम जीरो करेंगे। तो यहाँ पे रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, R2 इक्वल टू R2 - 2 R1 और R3 - 3 R1 अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे रो ऑपरेशन हो गया, हम रो ऑपरेशन करके फाइंड करेंगे रैंक की वैल्यू। तो हमारा रैंक की वैल्यू क्या हो जाएगा, रैंक 1 3 1 ऐसा ही रहेगा। बेसिकली हम सेकेंड रो में अप्लाई करेंगे R2 2 - R1, 2 - 2 इंटू R1 की वैल्यू 1, तो यह टर्म क्या हो जाएगा 0। -2 का देख रहे हैं, -2 इंटू R1 की वैल्यू क्या है 3, -2 - 6, यह वैल्यू क्या हो गया -8, तो यह वैल्यू -8 हो गया। यह -6 हो गया, -6 - 2 इक्वल टू क्या हो गया -8, यह वैल्यू क्या हो गया हमारा -8। अब हम क्या करेंगे कि यह जो 3 है, अब यह थर्ड रो में हम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R3 - 3 R1, R3 - 3 R1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 3 इंटू R1 क्या है हमारा 1, तो यह वैल्यू क्या हो गया 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। 1 1 - 3 इंटू R1 की वैल्यू क्या है 3, 3 3 की 9 -9, दैट मीन्स -8, यह हमारा -8 हो गया। फिर हम यह लेंगे -5 हो जाएगा, 3 की वैल्यू -5 -3 इंटू 1, तो यह भी -8 हो गया। तो यह भी वैल्यू क्या हो गया हमारा -8। तो अब हम क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वह सेम है, तो यह देख रहे हैं कि यहाँ पर भी -8 यहाँ पर भी यह जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R3 - 2 R2 करेंगे तो एलिमेंट्स की जो वैल्यू होगा वह चेंज हो जाएगा। A इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 3 1 0 -8 और क्या हो जाएगा 0 0 -8 +8 हो जाएगा 0 हो जाएगा 0। यह फॉर्म हमारा आ जाएगा। अब हम इससे रैंक बताएंगे कि हमारा रैंक क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रैंक ऑफ ए है, रैंक ऑफ ए वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 1 2 2, तो यह क्या हो जाएगा 2। अब हमारा वेक्टर क्या है, कितने वेक्टर्स हैं 1 2 3, टोटल 3 वेक्टर है। और यहाँ पे हमारा रैंक 2 आया तो लेस देन 3 है, दैट मीन्स यह जो इक्वेशन है
तो वेक्टर्स क्या है, नंबर ऑफ वेक्टर्स, नंबर ऑफ यह वेक्टर है, द नंबर ऑफ वेक्टर से लेस देन अ सेट ऑफ। तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, इसे बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। अगर नंबर ऑफ रैंक ए इक्वल टू द नंबर ऑफ वेक्टर्स हो जाता तो उसे बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। अगर यहाँ पे जो हमने फाइंड किया वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका हम रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। जो रिलेशन हो जाता है तो रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, तो लेट द रिलेशन बिटवीन द वेक्टर्स भी क्या हो जाएगा हमारा, a1 हमारा कोई स्केलर है, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। टोटल 3 वेक्टर है तो 3 का रिलेशन बनेगा। अब यहाँ से a1 a2 a3 की वैल्यू हमें पता है, इसमें पुट कर देंगे तो हमें रिलेशन x1 x2 वेक्टर में हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहला यह रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, a1 a2 a3 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा यह वेक्टर्स है यह हम लिखेंगे, जो हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा 1 3 1 0 -8 0 0 0। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे a1 a2 a3 और इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 0 0 0, या इस फॉर्म में। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं तो हमारा एक रिलेशन फॉर्म हो जाएगा a1, इसका मल्टीप्लाई या रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे तो a1 प्लस 3a2 प्लस a3 हो गया हमारा। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -8a2 माइनस a8 a3, यह क्या हो जाएगा हमारा यह। अब यहाँ पे 0 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो यह इस फॉर्म में हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 0 0। अब हम इक्वल मैट्रिक्स के थ्रू जो कंसेप्ट है a2 a1 प्लस 3a2 प्लस a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 माइनस a2 माइनस 8a3 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0, हमने लिख लिया। अब हमें a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ से देख रहे हैं हम क्या लिख सकते हैं a2 प्लस a3 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, -8 हमने कम ले लिया। अब मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ कि a3 जो वैल्यू है a3 मैंने मान लिया कि a3 की कोई कांस्टेंट मैंने एज्यूम कर लिया कि कोई कांस्टेंट एज्यूम कर लिया, तो इसमें आप पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 प्लस k इक्वल टू 0, तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस k। अब a2 a3 की वैल्यू हमें पता चल गया, तो अब यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा a1 की वैल्यू a1 प्लस 3 इंटू a2 की वैल्यू क्या है माइनस k प्लस a3 की वैल्यू क्या है k इक्वल टू 0, तो a1 माइनस 3k प्लस k इक्वल टू 0, तो a1 माइनस 2k इक्वल टू 0, तो a1 इक्वल टू क्या हो गया हमारा a1 इक्वल टू 2k। तो हमें a1 a2 a3 की वैल्यू पता चल गया। इन सभी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमारा वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा जो रिलेशन है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 इक्वल टू 0, ये हमारा रिलेशन है। और इसमें जो हमने a2 का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया माइनस k, a1 की वैल्यू क्या फाइंड किया 2k, और a3 की वैल्यू क्या है हमारा k। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम a1 हमारा क्या है, a1 इक्वल टू क्या है 2k, a2 इक्वल टू क्या है माइनस k, और a3 इक्वल टू क्या है हमारा k। एक बार और यहाँ से देख सकते हैं a3 इक्वल टू k, a2 इक्वल टू माइनस k। यहाँ पे यह रिलेशन, यह जो a1 a2 की वैल्यू है इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 2k x1 माइनस k x2 प्लस k x3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k कॉमन हो जाएगा तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, k कॉमन करके हम इस तरफ इक्वेट कर देंगे तो वह वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, तो 2x1 इक्वल टू x2 माइनस x3, यह हमें रिलेशन मिल गया। इस तरह से हम रिलेशन फाइंड करते हैं वेक्टर्स का। थैंक यू सो मच।